बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज को लेकर चल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है जीन सीक्वेंसिंग। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि जीन सीक्वेंसिंग क्या होती है और इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं और किस इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए जीन सीक्वेंसिंग है क्या। जीन सीक्वेंसिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को स्टडी करते हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए के अंदर, या फिर दूसरी चीज कि हम होल जीनोम को भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। क्या, एक तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को जो कि फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए के अंदर होते हैं, या फिर पूरे के पूरे जीनोम को हम स्टडी कर सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें, थोड़ा सा अगर हम बैक चले जाएं, तो इसमें क्या था कि लेट 1970s, ठीक है, 1970 में कुछ मेथड्स इवॉल्व हुए थे। मतलब कुछ मेथड्स जो है वो रिप्रेजेंट करवाए गए थे। ऐसे मेथड डेवलप हुए थे जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है किसी भी प्योरीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट का, उसको डिटरमिन किया जा सकता है सिंपली और क्विकली। ठीक है, एक तो आसानी से, एक तो जल्दी। मेन प्रिंसिपल्स जो थे, इसके कुछ मेन प्रिंसिपल्स थे। उसमें क्या क्या आता है, इसमें इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे कि कैसे 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 हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, वो क्या क्या है। टू जनरेट पीस ऑफ डीएनए ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, हमने डीएनए जनरेट करना है डिफरेंट साइज का, जो कि क्या हो, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो और सेम एंड पे जो है सेम पॉइंट पे से स्टार्ट हो रहे हो और सेम पॉइंट पे ही एंड हो रहे हो। ऐसा हमने न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस बनाना है, या फिर डीएनए के पीसेस का सीक्वेंस बनाना है। नेक्स्ट है कि सेपरेशन होगी फिर जो हमने पीसेस बनाए हैं डीएनए के एगरोस जेल के ऊपर, तो उन पीसेस की सेपरेशन होगी। नेक्स्ट है रीडिंग ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम जेल। ठीक है, फिर जेल से क्या होगी, रीडिंग करेंगे हम सीक्वेंसेस की। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, अगर जनरेशन ऑफ डिफरेंट साइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अच्छा इसके लिए क्या हो सकता है हमारे पास कि इसकी जनरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को देख सकते हैं। और इसके लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, एक है सेंगर्स मेथड, एक है मैक्सम गिलबर्ट मेथड। जो सेंगर मेथड है ना, इस मेथड में क्या है, डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है, जिसको डीडीएटीपी भी कहते हैं और डीडीटीटीपी भी कहते हैं, डीडीसीटीपी भी कहते हैं, डीडीजीटीपी भी कहते हैं, एडनीन, गवानीन, साइटोसिन और थायमीन की बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। ये सारे के सारे डीएनए को टर्मिनेट करके उसको डिफरेंट साइट्स पे उसकी सेंसिस करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिम गिलबर्ट मेथड। अब ये मैक्सिम ने क्या कहा था, इसने कहा था कि इस मेथड के अंदर जो डीएनए है, वो जो उसके जो थ्रेड्स होते हैं, वो अगर केमिकली उनको कट किया जाए तो उसके डिफरेंट साइज बन जाते हैं। मतलब डिफरेंट साइज में हम डीएनए को कट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें आता है कि सेपरेशन ऑफ डीएनए पीसेस। जो डीएनए पीसेस बनते हैं हमारे पास, उसको अब हमने सेपरेट कैसे करना है। अच्छा, इनको सेपरेट करने के लिए हम डिफरेंट साइज को सेपरेट करने के लिए जेल यूज करते हैं, डाइडिऑक्सी मेथड को यूज करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, बेसिकली मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि यूज होते हैं, जो हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो ग्रो कर रहे हैं उनको टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, उनको वहां पे जो है उनके लिए टर्मिनेशन कॉज करने के लिए। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 4 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उनको प्रिपेयर करना है। हर के एक के पास क्या होना चाहिए, एक डीनेचर डीएनए स्ट्रैंड होना चाहिए। फिर क्या होगा कि इसके अंदर जो है टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी होनी चाहिए नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स की। इसके अलावा लार्ज क्वांटिटी होनी चाहिए डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। और इसका मिक्सचर जो बनेगा, वो हमने क्या करना है, मिक्सचर बना लेना है। और हर टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा ही मिक्सचर होना चाहिए। फिर क्या होगा हमारे पास जो है ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड सॉरी डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो टर्मिनेट कर जाएंगे, सॉरी वो टर्मिनेट कर देंगे ग्रोइंग चेन्स को, जो कि डिफरेंट साइड्स पे जो चेन्स बन रही है ना, जो ग्रो कर रही हैं, उनको क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे। और जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना डिफरेंट साइज के, वो बन जाएंगे। फिर क्या होगा कि 4 मिक्सचर जो हमने बनाए थे, वो एगरोज इलेक्ट्रोफोरोसिस में हम इनको क्या करेंगे, 4 स्ट्रिप्स बना के वहीं पे हैंग कर देंगे उनको। ये जो फिर बहुत सारे बैंड्स बनेंगे उनके ऊपर,
फिर हम क्या करेंगे, इन बैंड्स को रीड करेंगे जेल के थ्रू, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, एक एक्यूरेट मेथड यूज करके इन बैंड्स को क्या करना है, हमने रीड करना है। नेक्स्ट आते हैं रीसेंट टेक्नोलॉजी। क्या है? ये तो हमारे पास था, ये पुराना मेथड, ठीक है, ओल्ड मेथड था। और आज का हमारा मेथड क्या है कि रीसेंट टेक्नोलॉजी में देखें तो डीएनए सीक्वेंसिंग जो है ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड हो चुकी है। जैसे कि रोबोटिक डिवाइसेस आ गई हैं, ये रिएजेंट को मिक्स कर देती हैं। और जितना भी मिक्सचर हमने बनाना तो इनके थ्रू हम बना सकते हैं। ये एक फैसिलिटेटेड है और इसमें चेन टर्मिनेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उनको लेबल करके डिफरेंट कलर के फ्लोरिसेंट डाइस बना सकते हैं। इस केस में अगर हम देखें तो चार्ज एंड साइज रिएक्शन जो परफॉर्म हो रहे होते हैं एक ही ट्यूब के अंदर परफॉर्म हो सकते हैं। ये जो चार रिएक्शंस होंगी बेसिकली, और जो प्रोडक्ट्स होंगी ना हमारे पास वो सेपरेट हो जाएंगी। और क्या होंगी, जेल के थ्रू हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है, वो पोजीशन मेजर करने के लिए यूज होता है। एक होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है, ये जो हमारे पास रीडिंग्स वगैरह लेनी होती है या फिर स्टोरेज रखनी होती है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, उसके लिए कंप्यूटर यूज होता है। फिर क्या है कि हमारे पास के अगर हम इस मेथड को यूज करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग करने के लिए, तो जीनोम जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, वो भी सीक्वेंस इससे कर सकते हैं। इसमें हमारे पास प्लांट्स आते हैं, क्लोरोप्लास्ट आते हैं, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट आता है, एनिमल्स माइटोकॉन्ड्रिया आता है, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, मैनी और कुछ नंबर्स इसके हैं यीस्ट के, और निमाटोड्स हैं, और इसके अलावा फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, और मोडल प्लांट्स होते हैं, और इसके अलावा अरेबिडोप्स होते हैं, और माउस वगैरह होते हैं। और इसके साथ साथ ह्यूमंस भी, इन सब के अंदर क्या हो सकती है, जीन सीक्वेंसिंग हो सकती है रिसेंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। रिसर्चर्स भी ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि डीएनए जो है उसको उसके कंप्लीट सीक्वेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैरायटी ऑफ ह्यूमन पैथोजेंस को यूज करके, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका। नेक्स्ट है हमारे पास कि ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है, सॉरी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये मैसिव एफर्ट है कि जेनेटिक जो हमने जेनेटिकली हम क्या कर सके, इसको स्टडी कर सके ह्यूमन क्रोमोसोम्स को। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो स्पॉन्सर जो है जैसे कि यूएस गवर्नमेंट है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इस मेथड को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जीन सीक्वेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसके लिए जो है बेसिकली हमारे पास पर्पस जो है, इसका पर्पस जो है प्रोजेक्ट का, वो क्या है। इसके बेसिकली दो गोल्स हैं, ठीक है। एक है कंस्ट्रक्टिंग अ जेनेटिक मेकअप ऑफ द ह्यूमन जीनोम। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग अ बेस सीक्वेंस मैप। तो बेसिकली फर्स्ट वन देखें हम, कंस्ट्रक्टिंग अ जेनेटिक मैप ऑफ द ह्यूमन जीनोम। इसमें क्या है, इसका एम क्या है कि इसने क्या करना है कि सीक्वेंस ऑफ जीन्स जो है उसको कैसे शो करवाना है, कि जैसे जैसे उसकी लेंथ है ना, लेंथ वाइज उसको शो करवाना है क्रोमोसोम के अंदर। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग अ बेस सीक्वेंस मैप। इसमें क्या है, इस पे वर्क करने के लिए करेक्ट सीक्वेंस पता होना चाहिए, तमाम की तमाम बेसिस पता होनी चाहिए कि ह्यूमन जीनोम के अंदर कितनी बेसिस होती है और उनका सीक्वेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसकी मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में क्या आता है, फर्स्ट जो है जीनोम जो है वो चॉप्ड अप होता है, मतलब उसको कट कर दिया जाता है पीसीस के अंदर। और हर जीनोम जो है उसके अंदर 1000 टू 2000 बेस पेयर्स होते हैं। पीसीआर इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या करता है, वो कॉपी करता है डीएनए के पीसीस को बहुत ज्यादा टाइम, जितनी कॉपीज हम बनाना चाहे हम बना सकते हैं। और एक ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर मशीन होती है जो कि और बेस पेयर्स के ऑर्डर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है, या फिर डिटरमिन करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट एक हमारे पास आता है कंप्यूटर प्रोग्राम। ये क्या करता है, लेटर जो सीक्वेंस बन चुका है उसको क्या करना है, इसने एक तो रीड करना है, दूसरा इसको स्टोर करने में भी हेल्प करना है। नेक्स्ट आती है हमारे पास फाइंडिंग्स। कुछ हमारे पास फाइंडिंग्स हैं, जैसे कि हमारे पास है डीएनए सीक्वेंस है, और इसके अलावा एंटायर ह्यूमन जीनोम है, यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट लेंथ ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है। तो इसको हम देख लेते हैं फाइंडिंग्स में क्या क्या आता है। डीएनए सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 22। इसमें क्या आता है
कि डीएनए सीक्वेंस जो है ह्यूमन क्रोमोसोम का, उसमें ह्यूमन क्रोमोसोम 22 जो है ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है ह्यूमन क्रोमोसोम ह्यूमंस के अंदर, जो कि कंप्लीट हुआ था 1999 में। अब अगर इसको देखा जाए तो एग्जैक्टली हम देख सकते हैं कि जीन्स जो है वो अरेंज किस तरह से होती हैं। ये जो हमारे पास वर्टिब्रेट क्रोमोसोम होते हैं इनके अंदर किस तरह से अरेंज होती हैं। तो इंटायर ह्यूमन जीनोम जो है उसको अगर हम देखें तो उसमें क्या होगा हमारे पास कि जो इंटायर ह्यूमन जीनोम है वो पब्लिश हुई थी 2001 में। तो शेयर क्वांटिटी देखी गई थी इसकी, मतलब क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी बाय ह्यूमन जीनोम। मतलब ह्यूमन जीनोम से क्या देखी गई थी, काफी सारी जो है इंफॉर्मेशन ली गई थी कि 25 टाइम्स जो है ये लार्जर होता है दूसरे जीनोम सीक्वेंस से, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। बेसिकली 3 मिलियन बेस पेयर्स जो हैं वो ह्यूमन जीनोम के अंदर पाए जाते हैं, और ये एस्टिमेट किया जाता है कि ये जो है हमारे पास 200 वॉल्यूम्स तक होता है। और हर पेज जो है अगर 1000 पेजेस जितना हो तो इतना जो है एक इसमें क्या होता है जीनोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको बेसिकली RFLPS भी कहते हैं। और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि मैप ऑफ ईच क्रोमोसोम इट प्रेजेंटली इनकम्प्लीट। ठीक है, जितने भी मैप्स है ना कि हर क्रोमोसोम की वो बेसिकली इनकम्प्लीट है। और कुछ एग्जांपल्स देखें, अगर कुछ साइंटिस्ट को देखें तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिलाई किया, इसको स्टडी किया RFLPS को, यानी रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म को। उन्होंने कहा कि ये एक डिफेक्टिव जीन है और ये इनहेरिट होती है, मतलब इनहेरिटेड टुगेदर, मतलब ये क्या हो सकती है टुगेदर, इसको ये इकट्ठी क्या हो सकती है, इनहेरिट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि ऐसे पर्सन है जिनके पास क्या है, कोई ऐसा पर्सन जिसके पास हंटिंगटन डिजीज है, जिस किसी को हंटिंगटन डिजीज है, तो वो क्या होगा, उसकी यूनिक साइट होगी जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट कर रहा होगा डीएनए को। तो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनके पास डिफेक्टिव जीन्स होती हैं, दूसरे अगर क्रोमोसोम के साथ उसको कंपेयर करें तो हमारे पास नॉर्मल फ्रेगमेंट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एडवांसमेंट्स। एडवांसमेंट क्या क्या आती हैं इसमें कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो है कि वो जो है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हुई। रिसेंटली जो साइंटिस्ट हैं जे क्रेग वेंटर, उन्होंने फाइंड आउट किया ये क्या उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि एक कंपनी जिस जो कि जीन सीक्वेंस करती है, पूरे जीनोम को वो सीक्वेंस कर सकती है, उसको उसने फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट आती है हमारे पास एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में क्या आता है कि अगर बेस सीक्वेंस जो नॉर्मल जीनोम का है वो अगर पता चल जाता है तो ये पॉसिबल है कि क्या किया जा सके, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि सर्टेन ह्यूमन इल्स, ठीक है, कि बहुत सारे ह्यूमन जो हैं वो इससे इलनेस का शिकार हो सकते हैं कि वो क्या कर सके, नॉर्मल जीनोम्स और या फिर उनके जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं उनकी उसमें क्या हो सकता है, जेनेटिक डिजीजेस आ सकती हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में क्या आएगा, द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं उनको बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स कहते हैं। आजकल देखिए हम बैक्टीरिया हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको अगर जेनेटिकली देखा जाए तो ये क्या होते हैं, इनकी ये इंजीनियरिंग की जाती है, इनको मॉडिफाई किया जाता है या फिर दूसरी जीन्स को इंसर्ट किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास फॉरेन जीन इंसर्ट किया गया हो उसको कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो कि क्या करते हैं, जिनके पास फॉरेन डीएनए जो वो इंसर्ट हुआ हुआ है। फर्स्ट टाइप आती है हमारे पास ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन्स, इसमें प्रोडक्शन होती है ह्यूमन प्रोटीन्स की। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करवा के लार्ज नंबर्स क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस करवा जाते हैं, इसे कहते हैं बायोरिएक्टर्स।
अगर जो फॉरेन जीन है जो कि इंसर्ट करवाया गया है, वो जीन अगर वो रेप्लिकेट हो जाता है और एक्टिवली एक्सप्रेस हो जाता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, वो बन सकती हैं। कुछ ह्यूमन प्रोटीन्स जो हैं वो ऐसे भी बन सकती हैं, जैसे ये मार्केट्स वगैरह में बनाई जाती हैं आर्टिफिशियली, जैसे कि इंसुलिन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है जिसको एजीएचपी कहते हैं, टिश्यू प्लाज्मोजन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, टीपीए जिसको कहते हैं, हीमोफीलिया फैक्टर 8 है, और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या था, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन्स। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट हेल्थ। इसमें क्या आता है कि इससे जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें प्लांट हेल्थ में कैसे इंप्रूवमेंट आती है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, वो प्रोमोट करते हैं हेल्थ को, बहुत सारे प्लांट्स की हेल्थ को। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया है हमारे पास, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है ये नॉर्मली जो है ये प्लांट्स के ऊपर ये रहता है, ठीक है। फिर लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन होती है ना वो आइस क्रिस्टल्स पे होती है, जो कि चेंज होके क्या करता है, प्लस से ये माइनस की तरफ हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है इसमें कि हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, इवन के टेम्परेचर जो है वो बिलो भी हो सकता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये, ठीक है। एक बैक्टीरियम है जो कि नॉर्मली कोलोनाइज हो सकता है, या फिर नॉर्मली क्या कर देते हैं, कोलोनाइज कर सकता है रूट्स ऑफ कॉर्न प्लांट्स को। अगर आजकल अगर हम देखें जैसे नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं, तो दूसरे भी तरीके आजमाए जा रहे हैं, फिर क्या की जाती है, इसकी डिफरेंट जो है इसकी प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूज एज क्लोनिंग एजेंट्स। क्लोनिंग एजेंट्स में हम कैसे यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है कि डिग्रेड किया जाता है, और पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है उसको बनाया जाता है, और फिर इसके पास एबिलिटी होती है कि इनहेंस किया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया होते हैं, और इसके अलावा फर्दर देखा जाए तो हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि सुसाइड सुसाइड जीन्स होती हैं जो कि कॉज करती हैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट, ठीक है। जब वो क्या करती हैं, अपना वर्क परफॉर्म कर रही होती हैं या फिर अकम्प्लिश कर रही होती हैं, तो ये क्या करती हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कॉज करती हैं, मतलब खुद को ही मार देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास सेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। सेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स में भी यूज होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल्स की सेंसेस में यूज होता है। इसमें स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया आता है स्पेशली, और इसमें जो है फिनाइल एलेनिन आता है, ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट चीजें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूज इन माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होता है, कुछ हमारे पास क्या होती है, माइनिंग कंपनीज होती हैं जो कि ऑलरेडी बैक्टीरिया को यूज कर रही होती हैं डिफरेंट मेटल्स के लिए, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो क्या करती है, चेंज कर देती है इसकी एबिलिटी को, सॉरी इनहेंस कर देती है इसकी एबिलिटी को, कि और फिर क्या 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 एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इससे। इसे हम कॉपर, यूरेनियम और गोल्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ माइनिंग कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, टेस्टिंग करती हैं जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिजम्स की, और फिर उसको उसकी प्योरिफिकेशन करके उसको यूज करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें क्या होता है, हमारे पास टेक्निक्स कुछ यूज होती हैं, जैसे कि इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियोज, और दूसरा आता है हमारे पास प्रोटोप्लास्ट, और इनटू द प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। एक तो इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियो के अंदर यूज होते हैं ये जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है। इसमें अगर हम देखें तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, वो कैसे कैसे यूज होते हैं, एक तो होते हैं इमेच्योर एम्ब्रियो के अंदर, और दूसरा यूज होते हैं प्रोटोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेस। कुछ प्लांट सेल्स ऐसे होते हैं स्पेशली जैसे मीजोफिल सेल्स हैं, उनको अगर हम ट्रीट करें इंजाइम के साथ, और तो सेल वॉल जो है वो इसको डाइजेस्ट कर लेती है, और फिर प्रोटोप्लास्ट जो है वो पीछे सिर्फ रह जाता है। देन प्रोटोप्लास्ट क्या करती है, वो सस्पेंड हो जाती है लिक्विड के अंदर, ऐसे लिक्विड के अंदर जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। मिक्सचर होता है इसके पास, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के साथ इसको हम ट्रीट करवा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो छोटे छोटे क्या बनाता है, सेल्फ स्केलिंग होल्स बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल के मदद से, ठीक है। ये था बेसिकली हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की कुछ प्रोडक्ट्स।
नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सॉरी, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड हर्बिसाइड्स, ठीक है। इसका क्या फायदा हो सकते हैं हमें, जीन जो है वो अगर प्लांट्स में ऐड कर दी जाएं तो वो क्या करती हैं, वो इसको वेरियस जो हर्बिसाइड्स या पेस्ट होते हैं उनको रोक देती है, ठीक है, वो उनको खाने नहीं देती फिर, ठीक है। जो फॉरेन जीन्स होती हैं जो कि सर्टेन बैक्टीरिया से ट्रांसफर हुए होते हैं जैसे कि कॉटन, कॉर्न, पोटैटो स्ट्रेन्स के अंदर, तो ये क्या करती हैं, ये प्लांट्स को रेजिस्ट कर देती हैं और इनके सेल्स की वजह से जो है ये इंसेक्ट्स वगैरह, टॉक्सिन्स वगैरह, ये सब इनसे दूर रहते हैं। और नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें, सोयाबीन है और इसके अलावा कुछ कॉर्न और कॉटन प्लांट्स वगैरह होते हैं। और 1999 में क्या हुआ था कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो हैं वो प्लांट की गई थी, ठीक है, उनको क्या किया गया था, उनको प्लांट किया गया था और 70 मिलियन एकर्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड फैली हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ केमिकल कंटेंट्स। इम्प्रूवमेंट जो आती हैं केमिकल कंटेंट में वो कैसी आती हैं, इम्प्रूवमेंट जो है वो क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करती हैं, प्रोटीन और स्टार्च कंटेंट को ज़्यादा बढ़ाती हैं और मॉडिफाई करती हैं ऑयल और अमाइनो एसिड्स को और उनकी कंपोजिशन को। नेक्स्ट आता है इंक्रीज ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ रेट भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट आता है अल्टरनेशन ऑफ स्टोमेटा। इसमें क्या होता है, स्टोमेटा जो होते हैं जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं और ये जो है ये इसको क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अल्टर्ड करते हैं और उसको इनटेक करने में हेल्प करते हैं और इसके अलावा जो है वाटर लॉस से भी बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक दूसरा पॉसिबल गोल देखें तो इसमें क्या देख सकते हैं हम, एफिशिएंसी होती है इसके अंदर, इंजाइम्स के अंदर, कि वो क्या कर सके, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज जो है रुबिस्को जिसको कहते हैं, जो कि कैप्चर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू मोस्ट प्लांट्स के अंदर, उसका भी ये पॉसिबल रीजन है, उसको उसकी भी इंक्रीजमेंट करता है, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग द C4 साइकिल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे C4 साइकिल आना है, ठीक है। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने डिफरेंट अटेम्प्ट्स की और C4 साइकिल को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। C4 साइकिल को जब इंट्रोड्यूस करवाया तो C4 साइकिल के थ्रू राइस जो है वो बनना स्टार्ट हुआ है। C4 प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए यूज होते हैं। ये लार्ज क्वांटिटीज कार्बन डाइऑक्साइड की यूज करते हैं और फिर क्या करते हैं, सॉरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर ये स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं और फिर क्या होता है, ये प्रोसेस इसी तरह से जारी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। इसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि वीड है जिसको माउस केयर्ड क्रैप्स भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जीन्स को ऐड किया जाता है और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, जैसे प्लास्टिक्स वगैरह हो गए, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है वो हो गया इसके अंदर। और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन्स। ये ह्यूमंस की प्रोटीन्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। प्लांट जो है उसकी उनकी जब जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाई जाती है तो ह्यूमंस हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स बनते हैं, एंटीबायोटिक्स बनती हैं सीड्स के अंदर, ठीक है। एक और टाइप है इसकी एंटीबॉडी, एक होती है जो कि क्या करती है, कॉर्न के लिए जो है रेडियो आइसोटॉप्स रेडियो आइसोटॉप जो है उनकी इन्हेंसमेंट में हेल्प करती है और जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको क्या करती है, प्रिवेंट करती है और इसके अलावा कुछ एंटीबॉडीज बनाने में भी हेल्प करती है, ठीक है। और क्लिनिकल ट्रायल्स में भी यूज होती है ये डिफरेंट सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं डेवलपिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसमें क्या होता है, ये जो है बेसिकली दो तरह से क्या करते हैं, ट्रांसजीन करते हैं इसको। फर्स्ट वन है बाय माइक्रो इंजेक्टिंग फॉरेन जीन्स इनटू एग्स बाय हैंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइक्रो इंजेक्शन और थर्ड वन आता है हमारे पास वॉर्टेक्स मिक्सिंग, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं माइक्रो इंजेक्शंस क्या होते हैं। इस प्रोसेस में देखिए अगर डीएनए जो है इंजेक्ट किया जाता है एग के अंदर बाय द यूज ऑफ माइक्रोपिपेट यूज करके एग के अंदर क्या किया जाता है, डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो इसके पास वेरी फाइन बोर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर अगर हम उनको देखें तो हमें शो होते हैं वो, तो उसकी प्रोडक्शन होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है वर्टेक्स मिक्सिंग में क्या होता है, जो एग्स जो हैं जो बेसिकली एगिटेटर में रखे हुए हैं, मतलब ऐसा ऑपरेटर्स जहाँ पे विग्रेसली उनको शेक किया जा सके, ऐसे अगर मटेरियल में रखे हुए हैं तो किसके साथ पड़े हुए हैं ये, अगर ये फॉरेन डीएनए के साथ पड़े हुए हैं या फिर सिलिकॉन या फिर कार्बाइड नीडल्स के साथ पड़े हुए हैं, तो वहां पे पड़े होते हैं, तो वहां पे इनको क्या किया जाता है, इनके साथ प्रोसीजर करवाया जाता है इसका। ये जो नीडल्स होती हैं इनके पास टिनी होल्स होते हैं जिसके थ्रू डीएनए जो है एंटर होता है एग्स के अंदर। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट इनटू एडल्ट एनिमल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो ट्रांसजेनिक एग्स होते हैं ये फर्टिलाइज होते हैं बाय स्पर्म, और कैसे, फर्टिलाइजेशन के थ्रू। और जाइगोट जो है वो क्या हो जाता है, फीमेल होस्ट के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, जहाँ पे ये जाके क्या करता है, डेवलप करता है। रिजल्टिंग अगर देखें तो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनते हैं। आफ्टर फीमेल ऑफस्प्रिंग मेच्योर, ठीक है, जब फीमेल ऑफस्प्रिंग मेच्योर हो जाते हैं तो जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सेक्रेट हो जाती हैं मिल्क के अंदर। ठीक है, अब लास्ट वन है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हमारे पास जो है एडवांटेजेस क्या हैं। इससे लार्ज साइज के एनिमल्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, बहुत डिफरेंट तरह के एनिमल्स, या फिर उनके एग्स जैसे शीप वगैरह है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, या फिर मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, एग्स के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आती हैं फार्मास्यूटिकल्स की, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स आती हैं, तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेकिंग प्रोडक्ट्स इन यूरिन। ठीक है, इसमें क्या आता है, डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं जैसे कि वो प्रेफर करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को इसमें किसमें, यूरिन ऑफ एनिमल के अंदर इंस्टेड ऑफ मिल्क। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये इनके पास एबिलिटी होती है कि जेनेटिकली इनको इंजर्ड किया जा सके, जैसे कि माइस है, जैसे माइस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ह्यूमन जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं यूरिन के अंदर, और ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये एबल होते हैं कि सेम टेक्निक यूज करके लार्ज एनिमल्स में भी इनको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। नेक्स्ट यूरिन जो है ये प्रेफरेबल व्हीकल है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, एनिमल्स हैं और डिफरेंट जो और ये जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस स्टार्ट करवाया जाता है। ठीक है, और काफी हद तक इस पे काम भी हो चुका है। तो ये था बेसिकली आज का लेक्चर हमारे पास। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और जहां से इशू हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।